नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे मालदीव की। दक्षिण एशिया में बड़ी ताकत होने के बावजूद भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोगपूर्ण संबंध कायम रखने पर विश्वास रखता है। बावजूद इसके भारत पर आरोप लगाया जाता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ हेकड़ी दिखाता है। लेकिन वही पड़ोसी देश जो भारत पर आरोप लगाते हैं, मुश्किल के दौर में भारत से सहयोग की गुहार लगाते हैं। मालदीव ने भी भारत से सहयोग की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत से आग्रह किया है कि उनके देश में 2018 में स्वतंत्र व स्वच्छंद चुनाव कराने में भारत सहयोग दे। नशीद इन चुनावों में दोबारा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। नशीद के मुताबिक भारत का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह द्वीप समूह मालदीव में स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराए। नशीद ने कहा कि हमें पता है कि भारत ये करने में सक्षम है। 2012 में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद का तख्ता पलट किया गया था। तख्ता पलटकर उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। फिलहाल नशीद लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नशीद और उनकी पार्टी MDP ने भारत समर्थक सरकार बनाने का वादा किया है। हिंद महासागर में स्थित मालदीव भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालदीव को साथ कर चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन मालदीव को भारी मात्रा में कर्ज और आर्थिक सहयोग दे रहा है। हालांकि भारत ने वर्तमान अब्दुल्ला यमीन सरकार से अपने संबंध सुधार लिए हैं, लेकिन अब भी मालदीव में बढ़ते कट्टरपंथ और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत चिंतित है। हालांकि मालदीव बार बार खुद को इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्ध बताता है, लेकिन सार्क देशों में यही एक ऐसा देश है जहां PM मोदी ने अभी तक आधिकारिक यात्रा नहीं की है। यहाँ तक कि 2015 में मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता के कारण PM मोदी ने अपनी माले यात्रा रद्द कर दी थी। नशीद के आग्रह तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उनके कुछ नेताओं ने ये बताया कि भारत ने इस मामले में दखल देने में अनिच्छा जाहिर की है। ऐसे में नशीद की पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर इस इलाके में भारत नेतृत्व की भूमिका से पीछे हटता है तो उसे अपने पड़ोस में और ज्यादा ताकतवर चीन की उपस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अभी रिपोर्ट देखी और उससे साफ जाहिर होता है कि मालदीव को भारत की जरूरत है और भारत से मदद के लिए, सत्ता में दोबारा वापसी के लिए नशीद जो है वो मदद मांग रहे हैं भारत से। हमारे साथ है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुदर्शन न्यूज के सलाहकार संपादक राकेश त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश सर, जिस तरीके से मालदीव अब मदद मांग रहा है भारत से और भारत के ऊपर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत हेकड़ी करता है और जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तो भारत की ओर वो अपना रुख करते हैं और उसी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड एक तरीके से क्यों देखने को मिलता है? देखिए हिमांशु, मालदीव की मदद, मालदीव ने आज पहली बार ऐसा नहीं है कि मालदीव की ओर से उनके निर्वासित एक राष्ट्रपति ने मदद की मांग की है। ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं 80 के दशक की बात याद कराना चाहूँगा जब वहाँ भी मिलिट्री कू हुआ था और उस समय भी भारत ने मालदीव की मदद की थी। तो मालदीव भारत के लिए बड़ा अहम है, भारत की सिक्योरिटी ग्रिड का एक हिस्सा है। और जो छोटे छोटे देश हैं जैसे अफ़गानिस्तान है इस उपमहाद्वीप में, और श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, इन सब को ये सारे छोटे छोटे देश भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं। ये पिछले साल प्रूव भी हो गया है जब पाकिस्तान में होने वाली सार्क सम्मेलन में सभी ने उसका बहिष्कार किया था, भारत की मांग का समर्थन किया था। मालदीव अपने आप में 1200 द्वीपों का एक छोटा सा देश है जिसमें 200 देशों में आबादी है और वो पर्यटन और फिशिंग पर आधारित उनकी आर्थिक व्यवस्था है। जाहिर सी बात है अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए एक बड़े देश की ओर वो आग्रह करेंगे और अगर ऐसा करते हैं, भारत इससे पहले भी कई देशों में, छोटे देशों में, अफ्रीका के कई छोटे देशों में मदद कर चुका है चुनाव कराने में, और अगर ऐसा करता है तो इसमें कोई, ये बहुत अच्छी बात है और इससे रिश्ते और बेहतर होंगे। भारत के लिए ये सार्क ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में भारत, चूँकि वो पाकिस्तान की ओर से आने वाले आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, इस वजह से उसको इन छोटे देशों की मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये अगर इस तरह से उसके साथ, भारत के साथ खड़े रहते हैं तो बाद में भारत को इस लड़ाई में थोड़ी आसानी होगी।
जिस तरीके से आपने बताया कि मालदीव की निर्वासित जो राष्ट्रपति हैं वो विदेश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और भारत की कई चीज़ें ऐसी थी जिनका समर्थन भी किया गया था, लेकिन कई चीज़ों में भारत के ऊपर उंगली भी उठाई गई थी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब वो भारत की तरफ उम्मीदों भरी नज़रों से देख रहे हैं, भारतीय सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक दौरा नहीं किया है उधर का? देखिए, हमारी नीति रही है नेबर्स फर्स्ट, और मैं अगर याद दिलाऊं तो मालदीव की भी ये नीति रही है इंडिया फर्स्ट। पूर्व में अगर देखें, कुछ एक चीज़ों को अगर छोड़ दें तो अभी जो सरकार है वो भी भारत की ओर उसका रुख अच्छा ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर भारतीय राजनय, भारतीय कूटनीति अगर ढंग से चली तो चीन को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। हमें रोकना भी चाहिए और हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर हम अपनी कूटनीति का सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी उपस्थिति मालदीव में बनाए रखते हैं। इस बीच हमारे साथ आपको बता दें कि महमूद आलम साहब, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ गए हैं। महमूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। विदेशी मामलों के आप जानकार हैं और विदेशी मामलों पर आप कड़ी नज़र रखते हैं। मालदीव की तरफ से जिस तरीके से अब मदद की उम्मीद लगाई जा रही है भारत की तरफ से, और आपको बता दें कि अन्य भी पड़ोसी देश हैं जो भारत से मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं और उनको मदद भी मुहैया करवाई जाती है, लेकिन स्पेशली मालदीव की जो नीति सर ने बताई कि इंडिया फर्स्ट वाली उनकी नीति रही है, तो अब जो आपको क्या नज़र आता है एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर कि भारत की तरफ से जो मदद मुहैया करवाई जाएगी उसको लेकर के किस तरीके का रुख रहेगा, और आने वाले समय में मालदीव के जो निर्वासित राष्ट्रपति जो पूर्व हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको किस तरीके की मदद सत्ता वापसी में मिलेगी? देखिए, अगर आप ये देखें, हमारे और मालदीव के हिस्टोरिकली हमेशा से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और जैसे कि अभी मेरे को पैनलिस्ट बता भी रहे थे कि वो मालदीव ने हमेशा फर्स्ट इंडिया की बात की है, लेकिन ये नशीद के दौर की बात है। नशीद जब थे और उससे पहले भी हमारे बड़े उनसे अच्छे संबंध थे, लेकिन जिस तरीके से अब आपको मालूम है 2012 में एक मिलिट्री कोप हुआ और नशीद को जिस तरीके से बेदखल कर दिया गया और उनको बल्कि जेल में डाल दिया गया था, और उनके ऊपर टेररिज्म का भी जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, और फिर वो इलाज कराने के लिए किस तरीके से वो लंदन गए और वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया। तो जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो फिर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वहाँ पे आने की कोशिश करें, लेकिन उनको ये डर है कि ये जो प्रेसिडेंट जो वहाँ के प्रेसिडेंट है यामीन साहब, वो इलेक्शन कराएंगे भी या नहीं कराएंगे, और अगर इलेक्शन होंगे भी तो कितने फेयर एंड फ्री होंगे। तो उसी के लिए वो इंडिया से गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने ये देखा है कि चाइना ने उनको ज़बरदस्त तरीके से लोन, ग्रांट्स और पूरे तरीके से एक तरीके से, हालांकि वो बोल तो रहे हैं, अभी भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अभी बोल रही है फर्स्ट इंडिया, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो ऐसा नहीं है। और सार्क का यही वाहिद मुल्क है जहाँ पे हमारे पीएम ने अभी तक जो है विज़िट नहीं की। 2015 में जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ हालात ऐसे बने कि उन्होंने अपना दौरा जो है मुलतवी कर दिया। तो ये देखिए, स्ट्रेटजिकली, जोग्राफिकली ये मालदीव जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त हम कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे वहाँ या नहीं कर पाएंगे, ये ज़रा सा सोचने और समझने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आलम साहब, मैं एक और चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडियन ओशन में जो सिक्योरिटी ग्रिड का ये हिस्सा है मालदीव, उसकी वजह से तो है ही इम्पॉर्टेंट। एक और गतिविधि हो रही है जिसका आपने जिक्र किया, अभी मैं उसे थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। चाइना का इंटरफेरेंस हमारे पड़ोसी देशों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे नेपाल हुआ, पाकिस्तान में आप जानते ही हैं, और श्रीलंका में हुआ, और ये अभी मालदीव में। अगर मैं जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है अफ्रीकी देशों में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, इतना एग्रेसिव है। डिबोची में अगर आप देखें तो उनका पूरा मिलिट्री बेस बना लिया है उन्होंने। मैं यही कहना चाहता था कि हम अफ्रीकी देशों की बात कर रहे हैं, अफ्रीकी देशों में मैंने देखा कि वो इतना एग्रेसिव होकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने जिम्बाब्वे में मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कैदियों को वहाँ स्थापित कर दिया
कि उनकी कैद तो बनी ही रहेगी और वो खुली हवा में सांस भी लेंगे और वो वहाँ मजदूर की हैसियत से भी जाएंगे, यानी उनको लेबर लेने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतने एग्रेसिवली अगर चाइना अगर उन देशों में तीसरे मुल्क के तीसरी दुनिया के देशों में अगर ये इतने एग्रेसिव होकर इंटरफेरेंस करता है, हम वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमारा देश इतना एग्रेसिवली क्यों नहीं सोचता चाइना के मुकाबले? ये मेरा एक सवाल है आलम साहब आपसे। अब ब्रेक के बाद हम आलम साहब से सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मालदीव को लेकर के। मालदीव की तरफ से भारत की तरफ मदद की उम्मीद है लगाई जा रही है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चाइना को लेकर के। मालदीव के तरफ जो चाइना का हस्तक्षेप है उसको लेकर के हमारी जो डिप्लोमेसी है इंडिया की, महमूद आलम साहब, उसको लेकर के जो डिप्लोमेसी हमारी है, क्या वो चाइना के हस्तक्षेप को कंट्रोल करने में कारगर साबित हो पा रही है? देखिए, फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी है, नशीद साहब जिसको हेड करते हैं, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ के लीडर्स ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि अगर इंडिया जो है जो रोल उसको प्ले करना चाहिए वो शायद नहीं प्ले कर पा रहा है वहाँ पे, और उसको रोल प्ले करने के लिए आपको जो है एग्रेसिव चाइना से मुकाबला करना पड़ेगा। अब चाइना जिस तरीके से वहाँ पे जो है अपना शिकंजा जमा रहा है, जिस तरीके से उनको लोन दे रहा है, जिस तरीके से उनको ग्रांट दे रहा है, जिस तरीके से, और ये मालदीव का डिपेंड होना चाइना के ऊपर अपने मेन डेवलपमेंट पार्टनर के, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि चाइना देखिए जिस तरीके से साउथ सी में चाइना अपने कदम जमा रहा है, अरब सागर में अपने कदम जमा रहा है, उसने देखिए आपको चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी की हुई है। आपका जो 50-60 साल से मेन प्लेयर जो था आपका, जो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड था, जिसे हम बोलते हैं नेपाल के सर, नेपाल आप देखिए, नेपाल ऑलमोस्ट उनकी जेब में चला गया। इसी तरीके से वो श्रीलंका में भी अपने कदम जमाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से वो आपको जो है मालदीव में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए हिस्टोरिकली जो है हमारे मालदीव से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दोनों के बहुत एक दूसरे से है। जिस तरीके से आप ये देखिए, इंडिया जो है एक यंग कंट्री है और यहाँ पे यंग टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा मालदीव की तरफ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से चाइना जो है ये व्हाट आई शुड से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जिस तरीके से सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है, शायद हम वो नहीं कर पा रहे हैं। आलम साहब, हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हम हमारी राजनय, हमारी कूटनीति ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? कहाँ पर कमी आ रही है कि हम चाइना को कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं? इस पूरे उपमहाद्वीप में पाकिस्तान एक्चुअली हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है। देखिए, वहाँ से सिर्फ आतंक की एक मुश्किल है, लेकिन उसको भी देखिए मैं मानता हूँ कि ये चाइना बड़े स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि इंडिया को उलझाए रहो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर निकल के देख ही ना पाओ आप। और वो जो है अपना जो चीज चाह रहा है उसका, वो इस तरीके से पूरे रीजन में आप ये देखिए पूरी तरीके से वो जो उसकी मंशा है, और वो देखिए वो लॉन्ग टर्म में सोचता है। हम शायद वो जो लॉन्ग टर्म में सोच नहीं पा रहे हैं। अब उसकी क्या वजह है, इसकी एनालिसिस की ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा इंडिया गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इसने एक मर्तबा कदम जमा लिए, जैसा कि देखिए उसने पाकिस्तान में बिल्कुल जमा लिया है। पहले वो बात हो रही थी, गाउदर पोर्ट की बात हो रही थी कि साहब वो उसके लिए यूज़ होगा, आपके ट्रेड के लिए। आज उसके जो है उसकी पनडुब्बियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, जिस तरीके से लगी हुई है वो आपके ऊपर पूरी, इसी तरीके से वो आपके श्रीलंका में आ जाएगा, इसी तरीके से आपके वो जो है आपके जब इसमें मालदीव में आ जाएगा, तब हमारे लिए बहुत दुश्वारी होने वाली है। लेकिन आलम साहब, भारत ऐसा क्या करे कि हम इससे लड़ पाए? हम, क्योंकि अभी अमेरिका में भी सरकार बदली है और रूस से भी हमारे वो रिश्ते नहीं रहे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही, लेकिन हम चीन हमारा ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। तो दोस्त तो हमें एक बड़ा चाहिए। अब अमेरिका उधर है जिसका नेता एक बदल के आ गया है, सरकार बदल के आई है,
और रूस हमारा वो साथी नहीं रहा। ऐसे में हमारी कूटनीति कैसे इस तरफ से चाइना को कैसे कॉम्बैट करेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा से इस बात को मानता आया हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। एक तरफ ट्रम्प साहब बात तो करते हैं इंडिया की कि इंडिया हमारा नेचुरल फ्रेंड है, दिस एंड दैट, लेकिन उसी के बाद देखिए जब आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आती है तो फर्स्ट अमेरिकन्स आ जाते हैं। अब उससे देखिए, अब ये H1B वीज़ा जो करने जा रहे हैं या ग्रीन कार्ड की बात करने जा रहे हैं, तो अभी आज देखिए हमारी IT इंडस्ट्री टॉप पे है। 60% हमारा जो है बिजनेस जो है USA से है। महमूद आलम साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह फॉरेन एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। चाइना, हम लगातार मालदीव को लेकर के बात कर रहे हैं और मालदीव मदद की उम्मीद से हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है चाइना का। और इस चाइना को रोकने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, लेकिन चाइना दुश्मन होने के बाद भी दिखावा हिमायती का करता है। तो कैसी रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हम चाइना से भी बचे रहें, पाकिस्तान से भी बचे रहें और जो देश हमारी तरफ मदद के लिए देख रहे हैं हम उनकी भी मदद करने में कामयाब हो सकें? देखिए, ये जानना जरूरी है कि चीन की अपनी ताकतें हैं और भारत की अपनी ताकतें हैं। भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, और चीन के कमर्शियल हैं और डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड हैं। और दूसरी बात ये भी जानना जरूरी है कि सारे पड़ोसी देश जो हैं भारत के, पाकिस्तान को छोड़कर, उनकी सबसे पहली चॉइस भारत ही रही है हमेशा से। जब हम उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं तब वो दूसरे आयाम ढूंढते हैं और चीन हमेशा तैयार मिलता है। तीसरी बात ये जानना जरूरी है कि चीन ने जब जब भी यहाँ सहायता की है इन देशों की, चाहे वो ग्वादर बनाने में पाकिस्तान की सहायता हो, या पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है वो, या फिर वो हम्बनटोटा श्रीलंका में हो, वो कमर्शियली वायबल नहीं है और ये सारे देश चीन के कर्जे के अंदर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए उनको बारी बारी कोशिश करने की चाह होती है कि किसी तरह से भारत को अपने साथ जोड़ा जाए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अब जैसे हमें बुलाया जा रहा है कि हम वहां इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं, वो चीन नहीं करवा सकता, केवल भारत ही करवा सकता है। और भारत नेपाल में और दूसरे पड़ोसी देशों में भी इस तरह के ऑब्जर्वर भेजता रहा है। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारी ताकत क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और आखिरी बात मैं जल्दी से ये कह दूं कि शुरू से ही प्रधानमंत्री नेहरू के समय से लेकर हमेशा ये परेशानी रही है कि शायद भारत अक्सर अपने पड़ोस को भूलकर बड़े बड़े मसलों पर, विश्व शांति पर और इन सब मुद्दों पर बड़े देशों से कभी कभी ज्यादा जुड़ने की कोशिश करता है। और इसीलिए मोदी साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में ये कहा था, एक फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल किया था, रिक्लेमिंग नेबरहुड। उन्होंने कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों से ताल्लुकात सुधारने पर पूरा ध्यान देंगे, कोशिश भी की। और जैसे आपके प्रोग्राम में कहा गया कि मालदीव का दौरा था उनका, जो किसी तरह से वहां अंदरूनी राजनीतिक हालात ऐसे हुए कि वो कैंसिल करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अगले साल इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने में केवल भारत ही उनकी सहायता कर सकता है और इस मौके को बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सिंह साहब, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कमजोरी रही है हमारी इन छोटे देशों को साधने में, वो अब अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सरकार है हमारी हिंदुस्तान की, आपको लगता है कि ये बाकी जो 3 साल बचे हैं उसमें कुछ साध पाएंगे, इन छोटे मुल्कों को छोटे भाई बड़े भाई की तरह से बिहेव कर पाएंगे और उनसे ये ऐसा करवा पाएंगे छोटे भाई की तरह से? मालदीव को छोड़कर दूसरे देशों में तो प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि दौरे होने से कोई एकदम रिश्ते बदल जाएंगे, पर कोशिश जरूर हुई है और मुझे लगता है कि मालदीव का दौरा भी होगा। पर यह जानना जरूरी है कि जो जिस तरह की ऑफर्स चीन दे सकता है, जिसकी इकोनॉमी हमसे करीब 4 गुना बड़ी है, एक ही पार्टी का वहां रूल है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी की परेशानी नहीं है, तो जिस तरह के ऑफर्स चीन करता है इन देशों को, वो शायद भारत नहीं कर सकता और ना हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, हमें चीन बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें भारत बनने की आवश्यकता है। हमारी अपनी क्या ताकतें हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, अपने सामाजिक रिश्ते जो हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं, अपने सांस्कृतिक नाते जो हम जुड़े हुए हैं,
पॉलिटिकल कल्चर की वजह से, पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, लोकतंत्र की वजह से हम जुड़े हुए हैं इन देशों के साथ, उसमें हम किस तरह से अपना रिश्तों को और जोरदार और अच्छे से बना सकते हैं, सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं। और उसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले साल यदि ऐसा किसी की इच्छा है कि हम मालदीव्स में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं तो बहुत बड़ा मौका है, और जाहिर है कि उससे पहले या बाद में प्रधानमंत्री की यात्रा भी हो सकती है। बाद में तो जरूर होती है, एक मौके की यदि तरह इसको लेना लोकतंत्र का बहाल होता है तो प्रधानमंत्री जरूर वहां जाएंगे उसके बाद। देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में यामीन गवर्नमेंट जो है, ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इनके चाइना के, और ये जो नशीद साहब हैं इनको ये डर भी है कि ये वाकई में आने वाले दिनों में इलेक्शन कराएंगे भी या नहीं कराएंगे। तो देखिए, इंडिया इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द महमूद आलम इंटरनेशनल साहब, कम्युनिटी। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।